रविवार का दिन हो, छुट्टी का दिन हो, उस दिन भी प्रधानमंत्री आगे आते हैं कृषि के लिए। तमाम योजनाओं का न केवल उद्घाटन करते हैं बल्कि कहते हैं जो टारगेट रखा गया था वो पूरा भी हो गया है। यानी कि रविवार को भी लगातार पीएम मोदी इस तरीके से काम करें। रक्षा मंत्री सामने आकर के कहते हैं आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 101 उपकरण अब इंपोर्ट नहीं होंगे, यहीं पर बनाए जाएंगे। लेकिन विपक्ष उसका मजाक बनाता है। सबसे पहले मैं पी चिदम्बरम का ट्वीट पढ़कर सुना देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि द डिफेंस मिनिस्टर प्रॉमिस्ड अ बैंग ऑन अ संडे मॉर्निंग एंड एंडेड विद ए विम्पर। यानी कि एक तरीके से मजाक बनाया है कि रविवार को बहुत बड़े प्रॉमिस की कामना की थी, बहुत बड़े प्रॉमिस की उन्होंने बहुत बड़े अनाउंसमेंट का प्रॉमिस किया था, लेकिन निकला देखिए क्या है। उन्होंने कहा है कि ये सब चीजें तो ऑलरेडी इंपोर्ट हो रही हैं, ये जब बनेंगी तब देखा जाएगा। आज इसके बारे में ये कह करके एक तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं पी चिदम्बरम। रवि त्रिपाठी एक तरफ कृषि में आत्मनिर्भर की बात हो रही है, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री 24/7 लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए कैसे बात होगी। यानी कि बनिस्पत साथ देते, कुछ पढ़ लेते, देख लेते। सुबह सुबह मजाक बनाने से क्या उनकी ऑडियंस उनके साथ हो जाती है क्या? या भारत में कुछ लोग खुश हो जाते हैं कि देखिए मैं मजाक बना रहा हूं? देखिए, मजाक उड़ाते उड़ाते उनकी पार्टी का हाल आप देख रहे हैं, क्या स्थिति है उनकी पार्टी का। और वो पर्सनल गुस्सा है सरकार से, आप समझ सकते हैं। चिदम्बरम साहब जेल से घूम कर आ चुके हैं और तमाम बार वो अटैक करते रहते हैं लगातार। लेकिन अगर ये गुस्सा और ये अगर मजाक उनका अंदाज का फ़ायदा होना होता तो 2019 में उनको फ़ायदा मिल गया होता। 2019 में जो रिजल्ट देखिए चुनाव के, तो उससे पता चलना चाहिए उनको कि क्या सुधार उनको करना है। सरकार तो अलग अलग क्षेत्र में सुधार कर ही रही है। कांग्रेस को भी आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है और उनको भी सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार सरकार जो है मोदी सरकार की योजनाओं को देखिए तो वो सुनते नहीं है किसी की। एक प्लान बनाते हैं और प्लान के हिसाब से इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कीजिए, मैं एग्रीकल्चर कवर करता रहा तो क्या क्या काम नहीं हुआ। नीम कोटेड यूरिया से शुरू होकर सॉयल टेस्टिंग लैब लाया गया कि जमीन के मिट्टी के टेस्ट कर किस जगह की मिट्टी किस तरह की फसल उपजा सकती है, उस तरह के टेस्टिंग का प्रावधान किया गया। फसल बीमा योजना लाया गया। क्या मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को किसान सम्मान निधि उनको पैसा दिया गया। ये जो बिचौलिए की समस्या थी, सबसे बड़ी किसानों के साथ समस्या थी। किसान उपज तो करता है अच्छा, लेकिन उसको उसके उपज का पैसा नहीं मिलता है। तो बिचौलिया कैसे खत्म किया जाए, प्रधानमंत्री की जुबान से भी आप सुन रहे थे कि बिचौलिए को खत्म करना है। किसान डायरेक्ट अपनी चीजें बेच सके। तो तमाम चीजें इधर मामले में हो, चाहे आप डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में रक्षा की योजनाओं को चैलेंज करते हुए प्रोडक्टिविटी तो गिनवा देते हैं कि प्रॉमिस कुछ किया था, निकला कुछ और। यहां पर कृषि की योजनाओं को कहते हुए प्रधानमंत्री का मजाक तो बना देते हैं। रविवार के दिन खुद क्योंकि आ चुके इससे पहले से, मुझे एक बात बताइए कि खुद की क्या प्रोडक्टिविटी है? संडे को कम से कम यही बता दे दुनिया को कि अगर इनकी प्रोडक्टिविटी नहीं है तो मेरी क्या प्रोडक्टिविटी है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ी लकीर खींचता हूं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ बने रहिएगा। शहजाद हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं, हमारे साथ सुबुई खान नजर आ रही हैं, सोहेल कादरी हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ हमारे साथ पयोधी तो नजर आ ही रही हैं। बात यह है, लकीर आगे बड़ी यहां से होती है पयोधी, कि क्या राम से दिक्कत नहीं है, राम राज्य से दिक्कत है। आत्मनिर्भर होते भारत से, कृषि में हो चाहे रक्षा में हो, या इसके बाद जो बाकी प्रॉमिसेस हैं उसकी तरफ अगर हम ले जाते हैं, क्या दिक्कत उससे है? सबसे बड़ी बात यह भी है शहजाद, मैं चाह रही हूं कि आप शुरुआत कर दें इसकी, क्योंकि अभी हम चिदम्बरम का जब ट्वीट पढ़ते हैं उसके बाद मैं ये कह रही हूं कि हमने राम राज्य की बात की। राम राज्य की तो शुरुआत थी कि रक्षा मंत्री जब ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर कैसे रक्षा का क्षेत्र हो रहा है, किसानों को लेकर कृषि क्षेत्र में किसानों को कैसे आत्मनिर्भर बनाना है। राम राज्य में सब तो था, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सबका विकास होगा। फिर किस बात की दिक्कत? आपकी बात बिल्कुल सही है। राम मंदिर का आगाज मोदी लाएंगे राम राज, और किस तरीके से दोनों के बीच में पैरेलल ड्रॉ करता हूं। राम राज्य में क्या था? यूनिफॉर्म सिविल कोड था। श्री राम ने तो लक्ष्मण को दंडित कर दिया, तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहली नींव जो है वो ट्रिपल तलाक को हटाकर। राम राज्य क्या था? सबका साथ सबका विकास, गिलहरी से लेकर केवट, शबरी के मातृत्व तक बात, आदिवासी समुदाय को साथ में लेने की बात। और आज क्या हो रहा है? सबका साथ सबका विकास हो रहा है, क्योंकि राम मंदिर कोई एक धर्म का नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है, सभ्यता का हिस्सा है, भारत की भावना है। अगर आप देखें कि राम राज्य में क्या था? 2 चाइल्ड नॉर्म था। राम जी के, लक्ष्मण जी के, शत्रुघ्न जी के, भरत के, जनसंख्या नियंत्रण कानून की तरफ भी हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। तो दरअसल ये है। और जहां तक चिदम्बरम की बात है, उनका दुख समझिए। रफाल आ गया, उसने टेक ऑफ कर लिया, आत्मविश्वास की उड़ान भरी, पर राहुल गांधी का करियर क्रैश लैंड हो गया। रफाल में ना दलाली खाने मिली, ना अब दलाली खाने मिलेगी। तो जिसका हर कॉन्ट्रैक्ट में कमीशन होता था, अब कमीशन नहीं मिलेगा तो दुख दर्द होगा। ठीक है, वो अगर हम उसको एक अलहदा भी रख लें, आपने जो मुद्दे गिनाए, भले वो आचार संहिता की मामला हो, कॉमन सिविल कोड का मामला हो, जनसंख्या नियंत्रण का मामला हो, तो अनुराग भदौरिया ये सब चीजें तो भारत को सशक्त करेंगे ना। इससे किससे दिक्कत हो सकती है बताइए? आप खुद बता दीजिए, क्या आप रेडी हैं? जनसंख्या नियंत्रण कानून अगला स्टेप होना चाहिए, और साथ ही साथ समान आचार संहिता।
राम राज्य का मतलब पहले हमें समझ में आना चाहिए। राम राज्य का मतलब ये नहीं था कि महिलाओं पे अत्याचार बढ़ जाएगा। कभी राम राज्य में महिलाओं पे अत्याचार नहीं बढ़ा जितना कि अत्याचार आज उत्तर प्रदेश और देश के अंदर में बढ़ा है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे चल रहा है, 20% बढ़ गया। राम राज्य में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि अपराधी आएगा और अपराध को रोकने वाले पुलिस वाले पे को ही इनकाउंटर कर देगा, ऐसा कभी नहीं हुआ था। कई बच्चियों के साथ अन्याय बढ़ेगा, ऐसा नहीं हुआ था। जैसे हापुड़ में जो घटना घटी है 6 साल की बच्ची के साथ, राम राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ। राम राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ कि न्याय मांगने के लिए महिलाओं को आत्मदाह करना पड़ेगा। राम राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बच्चियों के साथ अगर छेड़खानी होगी, उसके घर वाले अगर शिकायत करने जाएंगे तो कुछ दिन बाद उसके अपराधी, उसकी तो शिकायत दर्ज होगी नहीं प्रॉपर, अपराधी उसका मर्डर कर देंगे। ऐसा राम राज्य में तो कभी नहीं हुआ। राम राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसान आत्महत्या कर रहा हो। राम राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बेरोजगार परेशान होकर बेरोजगारी की सीमाएं नाग जाए और आत्महत्या करने लग जाए। राम राज्य में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोरोना बीमारी से लोग परेशान हो। एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, छोटा सा सवाल है। तो कोरोना फिर मरीज तो आ जाए रामराज आया ही नहीं था। वाहवाही की लूट रहे हो कि फिर तो हमारी सरकार रामराज आया ही नहीं था। अनुराग भदौरिया सुन लीजिए, अनुराग भदौरिया सुन लीजिए। 42,000 लोगों की मौत हो चुकी है। आप जो बात कर रहे हैं ना, आप जो बात कर रहे हैं वो सब जानते हैं। रामराज में नहीं आता। अनुराग भदौरिया, अरे सर हम तो चर्चा कर रहे हैं। अरे सर सब्र तो रखिए अनुराग भदौरिया, पानी पी लीजिए। नहीं देश के पूर्वांचल अनुराग भदौरिया आप सुनना तो सीखिए, सुनना तो सीखिए। मैं ये कह रही हूँ रामराज तो फिर आया ही नहीं था ना, आप यही कह रहे हैं। आप इसको सुनिए, नहीं आप अनुराग भदौरिया, दिक्कत आपकी यही है, दिक्कत आपकी यही है। अगर आप फिर सारी नॉलेज अभी दे देंगे तो फिर आगे काउंटर कैसे देंगे? सुन तो लिया कीजिए। आप जो बात कह रहे हैं ठीक बात है, लेकिन फिर इसका मतलब ये ना आप ये बोलिए कि रामराज तो आया ही नहीं था। आप अभी पिछले 7 सालों का 6 सालों का मत गिनवाइए, आप बताइए कि रामराज आया ही नहीं था, अब शुरुआत हो गई है, आप ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी के 2014 से लगातार रामराज की बात कर रहे हैं, लगातार रामराज की बात कर रहे हैं। रामराज के नाम पे यहाँ पे क्या जंगल राज चल रहा है पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में। मैंने तो गिना दिया आपको ना, अगर इसमें कोई गलत हो तो बताओ। क्या बच्चों के साथ अन्याय नहीं हुआ? क्या बेरोजगारी नहीं बढ़ी? क्या कोरोना काल में लोगों की मौत नहीं हो रही? 42 हजार लोग मुख्य, और क्या बाढ़ से लोग परेशान नहीं है? आप बताइए ना, मैं गलत कह रहा हूं? समाजवाद का 5 साल रामराज था, समाजवाद का 5 साल अखिलेश के राज में। एक सेकंड, अपराधी की शिकायत करने जाता है व्यक्ति तो उसकी हत्या नहीं हो जाती? अनुराग चिल्लाना काहे का? मंदिर में खड़े हैं सर, चिल्लाना काहे का? मंदिर में खड़े हैं क्या? 5 साल बात नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ हम मंदिर में खड़े हैं सर, हम कोई कुछ नहीं कर रहा, चिल्लाना क्या सर? एक सेकंड अनुराग, मैं जवाब ले लूंगा, मैं ये जवाब ले लूंगा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाइए, इकोनॉमिक सिचुएशन पर सवाल उठाइए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज बेहतरी के लिए अगर आगे होती है, क्या उसमें आपकी हिस्सेदारी, भागीदारी होगी कि नहीं होगी? ये मेरा सवाल था। अगर कोई बेहतरी की चीज लगातार 6 सालों से बेहतरी की चीज ही तो बता रहे हैं ना, हर बार अनाउंस होता है। किसान की आत्महत्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, मैं आपसे पूछता हूं। 6 सालों में लगातार किसान भूखा मर रहा है कि नहीं मर रहा है? एक सेकंड, मेरे और पैनलिस्ट है, मेरे को उनके पास जाना, मेरे और पैनलिस्ट है, मेरे को उनके पास जाना। अनुराग भदौरिया, हाँ या ना, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर समाजवादी पार्टी साथ खड़ी रहेगी कि नहीं खड़ी रहेगी? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? सब आपको पूरा मौका दूंगा, मंच दूंगा, सवाल पूछेगा। देखिए 2-3 सवाल पूछता हूं। जनसंख्या नियंत्रण कानून अगला आता है तो क्या समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता होने के नाते अनुराग भदौरिया उस पर आपका स्टैंड यस होगा कि नो? देखिए अभी मैं यस कि नो तुरंत पूछिए, ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसाइड करते हैं। कॉमन सिविल कोड जिसमें सब नागरिक एक बराबर, हाँ या ना? राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी हो, कोई शरिया, कोई पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं, कोई कानून नहीं, हाँ या ना? क्या करना है, पार्लियामेंट उनका स्टैंड क्या होगा, जब वो नेतृत्व डिसाइड करेगा मैं आपको बता दूंगा। आप बाकी अभी सारी चीजें गिना, सुबह खान, यही तो दिक्कत है ना। बाकी हर चीज पर बात कर लेंगे, कोरोना से लेकर के, इकोनॉमिक से लेकर के, सब चीज पे बात कर लेंगे, लेकिन जो सवाल पूछा जाएगा उस पर बात नहीं करेंगे। आपको बताऊंगा। सचिन, इनको अनुराग जी को बोलिए चिल्लाना बंद करेंगे तो मैं बोलूंगी, क्योंकि ये बहुत संजीदा टॉपिक पे हम डिबेट कर रहे हैं। इसको प्लीज इस तरह से लड़ाई का मुद्दा मत बनाइए। जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आ रही है, सुबह बोलिए। जी सचिन, देखिए रामराज्य का मतलब है एक मर्यादित, एक स्वाभिमानी, एक पराक्रमी समाज, और ना ही सिर्फ समाज बल्कि स्वयं समाज और सत्ता। तो जिन लोगों को टीस हो रही है उन लोगों को इस चीज की टीस हो रही है कि अगर भारत आत्मनिर्भर बन जाता है, एक आत्मनिर्भर समाज हो जाता है, तो इनकी जो ये पॉलिटिक्स है, जिन लोगों को इन्होंने स्पेसिफिकली डेलिबरेटली विक्टिम बनाया हुआ है या उनको शोषित किया हुआ है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, स्पेसिफिकली मुस्लिम माइनॉरिटीज, क्योंकि इन्होंने एक कार्ड्स दिए हुए लोगों को सिर्फ उनको ब्लैकमेल करने के लिए और उनके कंधों पे चढ़ के अपनी राजनीति करने के लिए। यूपी का नाम ये लोग ले रहे हैं। मैं बताती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, मैं
मैं मेरठ की हूँ, मैंने देखा है यूपी में पिछले जब से योगी गवर्नमेंट आई है 2017 से उत्तर प्रदेश में क्या चेंजेस हुए हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश की सड़कों पे ट्रिपल तलाक का सबसे पहले खड़े होकर के पहली पंक्ति में विरोध किया है। विमेन एम्पावरमेंट की बात आप लोग करते हैं, आप लोग ट्रिपल तलाक का विरोध करते हैं। और जितनी भी ये लोग बोल रहे हैं कि यूपी में बदमाशी है, यूपी में जितने भी बदमाश बचे हैं आपके समाजवादी पार्टी सपोर्टेड है। अभी विकास दुबे का तो पूरा एक्सपोज ही हो गया था कि कैसे आप लोगों ने इतने दशकों तक उसको पाला था, आपका पाला हुआ वो एक गुर्गा था और योगी गवर्नमेंट में ही उसको घर से भागने पे मजबूर होना पड़ा। अरे भैया, एनकाउंटर हो गया। बीच में मत बोलिए, पूरी बात सुन लीजिए। देखिए सचिन, बात यह कि इनको डर सिर्फ राम मंदिर निर्माण का नहीं था, इनको डर यही था कि मंदिर निर्माण के बाद जो आगाज होगा राम राज्य का, उससे इनकी सारी राजनीति खत्म हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूं कि इधर उधर की बात करके घुमाने वालों को क्या राम से नहीं बल्कि राम राज्य के नाम पर राष्ट्रवाद से डर लगता है? क्या सब बराबर हो जाएंगे इस चीज से डर लगता है? क्योंकि बात सिर्फ राम मंदिर की नहीं है, राम मंदिर के साथ जुड़े राम राज्य की है। राम राज्य आ जाने से क्या किसी की दुकान भी खतरे में पड़ सकती है अगर भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा? इसी पर बड़ी बहस जारी है। जो बाकी पैनलिस्ट रह गए उनका कमेंट लूंगा। शहजाद हमारे साथ यहाँ पर है। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहा है। राम मंदिर के बाद ये है राम राज्य का अभियान। क्या इससे भी किसी को दिक्कत हो सकती है? सवाल हमारी यही है। बिल्कुल, राम राज्य से आखिर क्यों इतना डर है और कैसे बनेगा राम के आदर्शों वाला भारत? सवाल ये है। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सईदुल कादरी, में सीधा आपके पास आ रही हूँ सर। सवाल मेरा ये कि जब बात राम राज्य की होती है तो फिर भी ये विरोधी सुर क्यों उठ रहे हैं? अब तो राम राज्य की शुरुआत का समय है, सबको मिलकर इसमें भागीदारी निभानी है, लेकिन अभी भी ये क्यों कहा जा रहा है कि अगर हमें मौका मिल जाए तो मंदिर हटेगा और मस्जिद आएगी? क्यों वैसे ये कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तो मुसलमानों को टारगेट कर रहा है? क्या सिर्फ एकमात्र अब सिर्फ राजनीति ही जरिया बचा है और कुछ नहीं? आपने मुझे इस पर मौका दिया, आपका शुक्रिया। सबसे पहले हम देखिए, आप हमारा मुल्क बनके 70 साल गुजर गए और ये 70 साल के दौरान में हमारे तमाम तजुर्बात हमारे सामने हैं, एक्सपीरियंस है हमारे सामने, और हमारे सामने सारी स्टडीज मौजूद हैं, रिपोर्ट्स मौजूद हैं। और आप उस स्टडीज और रिपोर्ट्स को अगर गौर से देखें तो जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमको कानून दिया, जो दस्तूर दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसको पूरी राइटली स्पिरिट के साथ अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का हर शहरी खुशहाली से गुजारेगा। वो मुसलमान होगा या दलित होगा या पिछड़ा होगा या ST SC से होगा कि या कोई दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता होगा, हर एक को इंसाफ मिलेगा और सही माने में वो हिंदुस्तान में तरक्की होगी, कामयाबी होगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप बाबा साहब के उस सपने की बात कर रहे हैं ना, जिसमें समान आचार, कॉमन सिविल कोड हो, जिसमें कोई शरिया, कोई पर्सनल लॉ, कोई हिंदू लॉ ना हो, सब एक बराबर। आप यही हुआ ना? अगर बाबा साहब चाहते इस तरह से करना तो बाबा साहब उसी में लिख देते फौरन, लेकिन बाबा साहब जानते थे। आर्टिकल 44 में बकायदा लिखा है सर, वो मेंशन है। आर्टिकल 44 आप जो बयान कर रहे हैं उसके अंदर ये नहीं कहा कि मुसलमानों की शरीयत को मिटा दिया जाए और एक कानून ला दिया जाए। तो फिर संविधान ऊपर कैसे हुआ? फिर तो शरीयत ऊपर हुई ना? नहीं, हर एक मजहब पे अपने चलने की आजादी। नहीं, संविधान ऊपर है कि शरीयत ऊपर है? देखिए, मुझे मेरे मजहब पे चलने की पूरी इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दी है, उसी दस्तूर के हक को दिया। मतलब संविधान ऊपर है, शरीयत ऊपर है? शरीयत का कानून सब पहले या संविधान का? अगर मुझे मेरी इबादतें और मेरी रस्म रिवाज और मेरे जिंदगी के चैन चलन में अगर मुझे शरीयत पे ही चलना पड़ेगा। अच्छा, अगर शरीयत अगर ठीक है, 3 शादी की इजाजत लेनी है तो शरिया, और अगर हिंदुओं की कोई बात करनी है तो संविधान, अगर अपने धर्म की इजाजत की बात करनी है तो शरिया, क्योंकि मेरे को अपने धर्म के हिसाब से ही तमाम बातें करनी है, क्योंकि शरिया के हिसाब से हम मस्जिद थी, वरना संविधान, मतलब अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। अभी तक बाबा साहब का नाम जप रहे थे, जैसे आपने बोला आर्टिकल 44 बाबा साहब ने ही दिया तो उन्होंने सुर बदल दिया। अब दूसरा इनसे पूछे कि ये संविधान और सुप्रीम कोर्ट के तहत ही तो राम मंदिर बन रहा है ना, फिर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या बोल रहा है? हाजिया सोफिया का उदाहरण हमारे सामने है, वक्त मिला, मौका मिला तो परिस्थितियां बदल देंगे। बाबरी थी, है और रहेगी, ये ओवैसी भी बोल रहा है, शफीकुर रहमान
इरफान बर्क भी बोल रहे हैं, और साजिद रशीदी ने तो बोला कि हम तो मंदिर तोड़ देंगे। आपको याद होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल के बाद भी अरे सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, यही कहा था ना आपने, इसी स्टूडियो में बैठकर, इसी जी पर बैठकर आपने कहा था कि जो फैसला होगा हमें सम्मान्य, हम सम्मान करेंगे। आज फैसला आ गया तो आपने सुर बदल दिए, तब आपका शरिया ऊपर हो गया, संविधान पीछे चला गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसला के एहतराम में ही तो हम धरना नहीं दे रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कंडेम कीजिए, खंडन कीजिए उनका, कहिए ना कि गलत है आप। अभी देखिए करेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए कितने, ये बिल्कुल, ये तो बहुत लिबरल मुसलमान है, हमेशा मेरे साथ बैठते हैं। कीजिए सर, जरा आज शहजाद को जवाब दे दीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा है कि ये इस्लामी तारीख का उन्होंने हवाला दिया। क्या हवाला दिया? तुर्की में एक मस्जिद को म्यूजियम बना दिया गया था, 100 साल तक वहां पर म्यूजियम थी, और आज वहां पर जो है वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उस म्यूजियम को फिर से मस्जिद बनाने का हुक्म दे दिया। तो वही धमकी दे रहे हैं ना आप भी, तो वही धमकी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धमकी दी हाजी और सोफिया की, वही धमकी आप भी कह रहे हैं। सैयदुल कादरी, आप इसको ऐसे क्यों नहीं समझते हैं सर? आप इसको ऐसे क्यों नहीं समझते हैं कि पहली बात तो तुर्की और हिंदुस्तान में बहुत अंतर है, दूसरी बात है कि ऐसे कई मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज थी जहां पर 3 तलाक को लेकर सख्त कानून था, बैन था। 22 ऐसी मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पर जनसंख्या नियंत्रण कानून है। आप इस चीज को, आप उन देशों से इन चीजों को नहीं लेंगे। मुखालफत छोड़िए, नहीं, ये तो बाकायदा उसका सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं शहजाद, एक किस्म से अगर देखा जाए तो, नहीं, एक किस्म से नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके सुबह, शहजाद मैं आपका कमेंट लेता हूं, ये तो सपोर्ट किया ना जब इन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस चीज का उदाहरण दिया टर्की का हाजिया साफिया मामले में कि वहां पर मस्जिद को म्यूजियम बनाया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है ये कहा गया कि यहां पर मंदिर था, मंदिर बना है, जो ये कहते थे पहले मस्जिद है, मुकदमा लड़े ये, और उसके बाद उसे मस्जिद बना दिया गया। तो वही धमकी तो यही दे रहे हैं। फिर क्या फर्क हुआ इनमें और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कि दोबारा ये यहां पर मस्जिद बना देंगे? सचिन, फर्क कुछ नहीं है, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे कादरी साहब हो, सबके अपने अपने वर्ड्स अलग हैं, अल्फाज अलग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके बैकग्राउंड, दिमाग में जो साइकी है वो सेम है। सबसे पहले तो मैं इनको ये बता दूं कि ये देश संविधान से चलेगा। शरिया अगर आपको माननी है तो आप जाके किसी इस्लामिक स्टेट में जाके रह सकते हैं, वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। अगर आपको इस भारत में रहना है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये संविधान से चलती है। पर्सनल आपका फेथ, अल्लाह के साथ जो भी रिलेशनशिप है आप उसको मानिए, लेकिन जब आप समाज में आते हैं, समाज में बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो पब्लिक डीलिंग होती है। ट्रिपल तलाक, हलाला कोई आपका पर्सनल मैटर नहीं है, वो एक अपराध है, वो एक क्राइम है, आईपीसी में पनिशेबल ऑफेंस है। तो आपकी शरिया का कोई भी कानून अगर हमारे संविधान से क्लैश करता है तो माफ कीजिएगा, वो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। आपको बुरा लगता है तो आपको बुरा लगे। दूसरा, राम राज्य की बात सचिन उन्हीं लोगों को बुरी लगती है जो समाज को एक सूत्र में बनने नहीं देना चाहते, जो इस समाज को सिर्फ बांट के अपनी राजनीति करना चाहते हैं, किसानों की, दलितों की, मुस्लिम माइनॉरिटी की राजनीति करते हैं। एक मैं आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम्स को मैसेज देना चाहती हूँ कि माइनॉरिटी तो इस देश में जैन भी है, सिख भी है, पारसी भी है, ये हमेशा मुस्लिम माइनॉरिटी की बात ही क्यों करते हैं? क्योंकि मुस्लिम सेकंड मेजॉरिटी है, मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, हेड काउंट है। मुसलमान को ये सोचना चाहिए कि अगर ये लोग मुसलमान के इतने हितैषी होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, कम से कम ये तो हो सकती है, कम से कम यहाँ के जो मुस्लिम है कि ये मुस्लिमों की आवाजें नहीं हैं, ये कुछ ऐसी आवाजें हैं जो मुस्लिमों के नाम पर सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो अनुराग भदौरिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं हो सकता ना कि एक तरफ अखिलेश सुबह सुबह मंदिर भूमि पूजन से पहले ट्वीट करें, राम को आराध्य माने और प्रणाम करें, और कुछ ही देर बाद सैफुद्दीन बर्क आकर के कह दें कि देखिए मस्जिद ही मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, नस्लों को मस्जिद बताऊंगा। आपने की कोई कार्रवाई? ये दो बयान तो नहीं हो सकते ना। मैं आपसे एक बात बहुत साफ साफ कह देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, देश का हर मुसलमान उसको मान चुका है, लेकिन आपको चूंकि इशू जिंदा रखना है भारतीय जनता पार्टी को, उनको लगता है उनकी रोटी खत्म हो गई, उनका मुद्दा खत्म हो गया, कौन है तो इसको पकड़ के लाओ, उसको पकड़ के लाओ, इसको बैठा दो, उसके मैंने हो सकता गलत बोल दिया, मैंने हो सकता गलत बोल दिया, मैं ऑन एयर ठीक कर दूंगा। पार्टी इस तरह का नाटक क्यों करती है? भारतीय जनता पार्टी के देश की समस्याओं की बात नहीं कर सकती आप। अब मंदिर बन रहा है, किसी कोई दिक्कत नहीं है, बाबा मंदिर बन रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक सेकंड अनुराग भदौरिया, आप नॉन स्टॉप बोलने लगते हैं। एक सेकंड गुरुजी, खत्म हो रही है अनुराग भाई, भारतीय जनता पार्टी अनुराग भाई, अनुराग भाई, मैं पूछता हूं, अनुराग भाई, अनुराग भाई, अनुराग भाई, अनुराग भाई,
अनुराग भाई एक सेकंड, अनुराग भाई एक सेकंड, काल में जनता की मौत अनुराग हो गई, जी, 40,000 अनुराग लोग मर चुके भदौरिया, हैं। इसके बारे में भारतीय जनता अनुराग पार्टी जी, चिंता क्यों नहीं करती? हरे कुर्ते मैं वाले पूछना अनुराग चाहता जी, हूं, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, अनुराग जी, अन्याय हो रहा है, क्यों नहीं इसमें हेलो, चिंता हेलो, करती? मैं पूछना चाहता हूं, अनुराग जी, अपराध हेलो, यहाँ पे आवाज नहीं आ रही बलात्कार, लगता है। लूट मार चोरी आवाज नहीं आ रही, यहाँ पड़ा है, क्यों नहीं चिंता आवाज करती? नहीं आ रही, कोरोना आवाज काल में आ रही है, आवाज नहीं आ रही, नहीं जुड़ पा रहा हूं उनके साथ। नहीं, कोई हेलो, बात नहीं, हेलो, एक काम नहीं कीजिए, आ रही, ये वन ये अनुराग देखिए, भदौरिया ये वन साइडेड ट्रैक है, वन साइडेड ट्रैक है। सैफुद्दीन बर्क इनको याद नहीं आएगा और पूरी भाजपा की लिस्ट सुनवा दी। मैं उनका बयान दिखा देता हूँ, एक बार जनता को मैं बयान दिखा देता हूँ। इनका नाम है शफीकुर रहमान बर्क, हाँ। ये सांसद है संभल के। मैं वाइट प्ले भी कर सकता हूँ पर विरोधी चैनल का इसलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि बाबरी थी, है और रहेगी। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने ये भी दिव्य ज्ञान दिया था कि अल्लाह के पास हम पूजा करेंगे तो हमारा कोरोना मिट जाएगा। ये वही व्यक्ति है, तो ऐसे दिव्य ज्ञान देते रहे। अब अनुराग भदौरिया अगर इस पर जवाब देते हैं तो ठीक है, वरना मैं अगले गेस्ट पर चली जाऊंगी। इतना टाइम आप अगले गेस्ट पे चले जाइए, क्योंकि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एजेंडा चला रही है, पूरे देश में एजेंडा चलाना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि देश के अंदर में जनता की समस्या की बात नहीं हो पाए, चाइना के बॉर्डर की बात न हो पाए, संभल से समाजवादी के सांसद समाजवादी से लड़े काम बीजेपी के लिए करते हैं। मैं ये मानूं अनुराग भदौरिया आप कह रहे हैं आर्थिक तंगी से लोग जूझ रहे हैं, उसकी बात आप ये कह रहे हैं अनुराग भदौरिया, उसकी बात ना हो पाए, भदौरिया साहब की बातें करके अनुराग भदौरिया खा जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। अरे सर वो ठीक है, आप गरियाइएगा ना भारतीय जनता पार्टी को। कौन है शफीकुर रहमान बर्क, कौन है? राजनीति में कुछ नहीं बचा है, जाति धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी आपकी दिक्कत ठीक है अनुराग भदौरिया, इनका पहले तो ऑडियो डाउन कर दीजिए। बहुत ज्यादा दुख होता है, आप जैसे मेहमानों को हम बुलाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन कोई शौक नहीं है बार बार ऑडियो डाउन करवाने का अनुराग भदौरिया। और आपके पास जवाब नहीं, क्योंकि आप जो फोन पर बात कर आए उतना ही ज्ञान है आपके पास, और वही ज्ञान आप इस वक्त यहाँ पर बखेर रहे हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते इससे ज्यादा। लेकिन सईदुल कादरी, ये बात तो समझनी होगी ना कि अभी भी इस पर राजनीति हो रही है, और ऐसे नहीं तो कम से कम पर्दे के पीछे से वो लोग जो ये चाहते हैं कि उनका राजनीतिक मुद्दा छूट ना जाए। मंदिर निर्माण तो हो रहा है, अब जब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ये आवाज उठने लगी कि बिल ले आइए, तो अब लग रहा है अब तो कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा, तो चलो यही कर लें। देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल की जहां तक बात है कि मैंने अभी जैसा कहा कि 70 साल की हमारी स्टडी है कि जहां पर भी एजुकेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो जहां पर ऊपर गए हैं, वहां पर अच्छा हुआ है। जहां तालीम याफ्ता लोग बने वहां खुद ब खुद पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हुआ है। तो अगर हमारे हिंदुस्तान को हम सही माने में तालीमी याफ्ता बना दें, सबको तालीम की तरफ तवज्जो दिलाएं, और उसके ऊपर जीडीपी का एक खास हिस्सा अगर मखसूस कर दिया जाए तो यकीनन पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता है। आपने तो कई कवानीन बनाए, हो ही रहा है ना, एजुकेशनल नई पॉलिसी आई है ना। मुझे एक बात बताइए, एक रिफॉर्मिस्ट होने के नाते, एक सेकंड, अगर एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे कादरी साहब, एक आम शहरी जिम्मेदार, एक सेकंड, मेरा सवाल सुनिए। एक आम नागरिक, शहरी जिम्मेदार नागरिक और रिफॉर्मिस्ट होने के नाते, देखिए इतने सारे डेजिग्नेशन मैंने आपको दिए, ये सब होने के नाते क्या आप नहीं कह सकते हैं कि मैं ये अपील करता हूं कि हां 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, तालीम पर तो सरकार कम काम कर ही रही है, या फिर जब तक तालीम नहीं आती तब तक मेरे को इजाजत है जितने मर्जी बच्चे पैदा होते रहे? अरे 70 साल गुजर गए सर। आप ये बात ध्यान से देखिए कि आज भी हमारे पास स्कूलों के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पर सही माने में उनकी बिल्डिंग्स मौजूद नहीं है। आज कितने करोड़ों जो है बच्चे हैं जो 10 तक पढ़ते नहीं है, रास्ते में जो है अपनी पढ़ाई छोड़ दे जाते हैं। तो नियंत्रण होना चाहिए ना, संसाधन, जब हमारे पास संसाधन ही नहीं है, जब संसाधन ही नहीं है तो पॉपुलेशन तो कंट्रोल होना चाहिए ना। जो सारा जो पैसा हम जो है दूसरे चीजों में खर्च कर रहे हैं, सबसे पहले हेल्थ सेक्टर पे और एजुकेशन पे अगर करें तो हमारा हिंदुस्तान की हालत बदल जाएगी। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती रहे, हम चीन को कुछ आने वाले सालों में पीछे कर दे पॉपुलेशन के मामले में, और बढ़ी हुई पॉपुलेशन के लिए आप बना लीजिएगा चौड़ी सड़कें, आप बना लीजिएगा अस्पताल, आप बना लीजिएगा स्कूल, आप कह रहे हैं कि विकास ऐसे होगा देश का, आप उसी राम राज्य की बात कर रहे हैं। नहीं, बल्कि स्कूल बनने से काम बनेंगे। अरे सर, मैं अपने ऊपर कुछ कंट्रोल ना करूं, सुबह खान अपने ऊपर कुछ कंट्रोल ना करूं, पॉपुलेशन में बढ़ाता चला जाऊं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब जिम्मेदारी सरकार की कि वो स्कूल बनाता चले। मतलब करोड़ों करोड़ पॉपुलेशन, हर रोज 70,000 बच्चा पैदा हो रहा है, फिर भी देखिए एक लफ्ज नहीं निकलता कि नहीं जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। इतनी क्या मजबूरी? सुबह सचिन, अंग्रेजी की एक कहावत है, शिफ्टिंग द गोल पोस्ट,
ये लोग वो करते हैं कि आप जब इनके किसी सवाल का जवाब दे देंगे तो ये दूसरे की बात करने लगेंगे, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर करने लगेंगे। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे, ये हेल्थ की बात करने लगेंगे। तो देखिए, पहले तो मैं इनको ये जवाब दे दूं कि एजुकेशन पे आप कह रहे हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। कादरी साहब को स्पेसिफिकली इन्हीं की कम्युनिटी का एग्जाम्पल दे देती हूँ। मदरसा मॉडर्नाइजेशन के एजुकेशन पे काम करना नहीं है, मदरसा मॉडर्नाइजेशन में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करना के मुसलमानों की पढ़ाई लिखाई पे काम करना नहीं है। आप एक तरफ प्रॉफिट का गान गाते हैं, अगर आप प्रॉफिट की उम्मत हैं तो प्रॉफिट तो इल्म की बात करते थे। आप ज्ञान परंपराओं को खत्म करने वाले, यूनिवर्सिटी जलाने वाले आक्रांताओं के गुणगान करते हैं। प्रॉफिट महिला सम्मान की बात करते थे, विमेन राइट्स एस्टैब्लिश किया करते थे, और आप लोग ट्रिपल तलाक, हलाला, बहुविवाह, इस तरह की प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं। प्रॉफिट बोलते थे कि भारत से मुझे, हिंद से मुझे इल्म की, सुकून की ठंडी हवाएं आती हैं, और आप सारी भारत विरोधी मानसिकताओं के साथ खड़े रहते हैं। तो देखिए, जिन पॉलिटिकल पार्टीज को आप सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों को रहनुमा समझते हैं, उन्हीं के हाथ में 70 सालों से मुसलमान था। तो ये सोचिए कि आप तालीम की बात कीजिए, मॉडर्नाइजेशन की बात कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सवाल जनसंख्या नियंत्रण पे पूछा जाए तो उस पे अपनी साफ राय रख दीजिए। साफ राय रखने में एक कम्युनिटी को इतना ज्यादा दिक्कत क्यों होती है? देखिए, एक ही बात कहूंगा मैं, सुबोई की बातों को आगे ले जाते नहीं हुए, करेंगे। सुबोई की बातों को आगे ले जाते हुए, आप देखिए, जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे और एजुकेशन सब तक पहुंचे उसका इंतजार करेंगे, जब तक ये एजुकेशन पहुंचेगी जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण, माफ कीजिएगा, आप भी तो मुसलमान हैं, जनसंख्या नियंत्रण का मुसलमानों से क्या लेने देना? किसी और सबके लिए होगा, कोई ऐसा थोड़ी होगा कि सिर्फ एक समुदाय के लिए होगा। दूसरी बात ये कह रहे कि एजुकेशन की बात है ना, तो कह दीजिए मौलाना साहब से कम ये कह दे कि मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए, साथ में मदरसों में आधुनिकीकरण होगा, वहां पे एजुकेशन अच्छी पहुंचेगी तो उससे भी काम हो जाएगा ना। तो वो कम से कम उसका समर्थन कर दे। ना वो जनसंख्या नियंत्रण का करेंगे, ना वो मदरसे के आधुनिकीकरण का करेंगे, क्योंकि ना कॉमन सिविल कोड का करेंगे। मैं बताऊं क्यों, सबके है श्री राम, पर इनको करना है हिंदू मुस्लिम संग्राम, और जब तक ये हिंदू मुस्लिम संग्राम नहीं करेंगे इनकी दुकानदारी नहीं चलेगी। सैदुल कादरी इसका जवाब दीजिए। और सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या आपको नहीं लगता कि अब वो समय आ गया है, जो देश में मुसलमानों की अगर हालत है जिसका ढिंडोरा आप लोग पीटते हैं छाती पीटते हुए, कि अब उनके लिए काम कर लें? अगर आप यहाँ पे प्रतिनिधि बनकर खुद को बैठे हैं ये मानकर कि आप सारे मुसलमानों की बात रखने आए हैं, सर अब वक्त आ गया ना, शिक्षा के क्षेत्र में जिसकी आप बात कर रहे थे, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। सर मैडम, मुझे अच्छे से इसका जवाब देने दीजिए। मुझे सुबई जी की भी बात करना है और शहजाद जी का भी जवाब देना है। सबसे पहली बात है कि मुसलमानों को जो सेक्युलरिज्म के नाम पर हमको धोखा दिया गया, हमारे जो है काम नहीं बने। मैं ये कहूंगा कि मेरी नमाजे जनाजा पढ़ी है गैरों ने, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। तो ये सेक्युलरिज्म के नाम से हमको धोखा दिया गया, हमारी तालीमी पसमानदगी को दूर नहीं किया गया। एक एग्जांपल दे सकते हैं? एक एग्जांपल दे सकते हैं सईद भाई? एक एग्जांपल कमेटी हो या रघुनाथ मिश्रा कमीशन हो या महमूद रहमान कमेटी के जितने रिपोर्ट्स आए, सब ने ये बताया कि मुसलमानों की पसमानदगी हुई है तालीमी हिसाब से, नौकरियों में नहीं है, तालीमी मुकाम पे नहीं है। मदरसा मैं मॉडर्नाइज ना करने दूं, जनसंख्या नियंत्रण मैं ना करने दूं, स्कूल में मैं ना भेजने दूं, ट्रिपल तलाक मैं ना लाने दूं, महिलाओं को बराबरी का हक मैं ना करने दूं, हलाला जैसी कुप्रथा होते हुए भी मैं उसको एक्सेप्ट ना करूं, फिर मैं कहूं कि मैं सरकार पे ठीकरा फोड़ रहा हूं। सर, कुछ तो आईने में देखना पड़ता है ना, खुद तो भीतर झांकना पड़ता है कभी कभार। मैं उसी रिट्रोस्पेक्शन की सिर्फ बात करता हूं। छोटा सा ब्रेक, वापस। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.